हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है हमारी बिजनेस लॉ की जो सीरीज़ चल रही है, जिसमें एक वीडियो के अंदर हम कंप्लीट चैप्टर करवा रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 19 की वीडियो है, जिसका नेम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इंट्रोडक्शन। द मॉडर्न एज इज इन द एज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। जो आज मॉडर्न एज है वो व्यापार की और कॉमर्स की एक एज है। टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड एवरी डे। इतने मिलियंस ऑफ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं हर दिन। एंड द सेल्स ऑफ गुड्स इज इनवेरिएबली द कोर एलिमेंट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। और जो उन कॉन्ट्रैक्ट्स का जो कोर एलिमेंट है वो सेल ऑफ गुड्स है। All sections of society are concerned with the sale and purchase of goods. सारे sections हैं जो सोसाइटी के वो concerned रहते हैं with the sale and purchase of the goods, खरीदना और बेचना गुड्स को। नॉट एवरी वन हु एग्रीज टू बाय और सेल गुड्स इन फॉर्चुनेट इनफ दैट द ट्रांजेक्शन टर्न्स आउट टू बी आउट एज ही हैज़ होप्ड। नॉट एवरी वन हु एग्रीज, जो एग्री करता है बाय करना या सेल करना गुड्स का, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उस ट्रांजेक्शन्स पे पूरा हो, मतलब पूरी करे उस ट्रांजेक्शन को एज ही हैड होप, जैसे उसने सोचा था। इट देयरफॉर बिकम्स इम्पॉर्टेंट इन द प्रेजेंट सिनेरियो दैट वन इज कन्वर्जेंट विद द बेसिक लॉ दैट गवर्न्स द सेल ऑफ गुड्स। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए दैट वन इज कन्वर्जेंट विद बेसिक लॉ। जो बेसिक लॉ है उसके साथ में हम कन्वर्जेंट रहें जो सेल ऑफ गुड्स को गवर्न करे। ठीक है, दीज लॉज आर इनकॉर्पोरेटेड इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये जो कानून है इनकॉर्पोरेट हुए सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। Before 1930, the rules governing the sale of goods were a part of Indian Contract। मतलब 1930 से पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट थे। ये रूल्स सेक्शन 76 से 123 तक जो थे वो रूल्स सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड थे लॉज। बट दीज वर नॉट वेरी कॉम्प्रहेंसिव, लेकिन वो प्रॉपर कॉम्प्रहेंसिव नहीं थे और मैनी क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाते थे। मतलब कुछ क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिल पाता था। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया देयरफॉर सेपरेट दिस लॉज फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से इन लॉज को निकाल दिया, अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। कब? 1930 के अंदर। एंड इनकॉर्पोरेटेड दैम इन न्यू एक्ट, और नया एक्ट बना दिया गया, उसके अंदर ये रूल्स डाल दिए गए, ये लॉज डाल दिए गए, कॉल्ड द इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन सेल्स ऑफ गुड एक्ट। ठीक है, सेल ऑफ गुड एक्ट। द वर्ड इंडियन वाज ड्रॉप्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने 1963 में इंडियन वर्ड हटा दिया। पहले इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट था 1930, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 था। पार्लियामेंट एक्ट ने, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने इंडियन वर्ड सामने से हटा दिया एंड द लॉ केम टू बी नोन एज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसलिए अब जो लॉ ने उसको क्या नाम दे दिया? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। द एक्ट कवर्स द एंटायर कंट्री एक्सक्लूडिंग ओनली द स्टेट ऑफ जम्मू। पूरी कंट्री पे ये एक्ट कवर करता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के सारी कंट्री पे लागू होता है। एंड इज मोर और लेस सिमिलर टू द एक्ट दैट गवर्न्स द सेल ऑफ गुड्स इन इंग्लैंड। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंग्लैंड के अंदर है वो सारे मोस्ट ऑफ वही चीजें गवर्न करता है, सिमिलर है उससे। The sale of goods act today incorporate all such amendments that have been made since the act was enacted in 1930। 1930 में जो ये एक्ट बना था उसके बाद कई सारी इसमें अमेंडमेंट चेंजेस हो चुके हैं। द एक्ट टुडे इज़ मच वाइडर इन स्कोप। आज वाला जो एक्ट है वो बहुत, उसका स्कोप बहुत बड़ा है एंड कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स, और सेल ऑफ गुड्स के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। इट क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एन एग्रीमेंट टू सेल। ये डिफरेंस क्लैरिफाई करता है कि सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है। एंड कवर ऑल इश्यूज एज ऑनरशिप, सारे इश्यूज को कवर अप करता है। ऑनरशिप जैसे ट्रांसफर ऑफ गुड्स। इट आल्सो डील्स विद सेल बाय ऑक्शन। सेल बाय ऑक्शन को भी डील करता है, के अंदर डील करता है डिलीवरिंग द गुड्स टू द ट्रांसपोर्टर एंड द लॉज दैट गवर्न द स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांसपोर्टेशन। इन सब चीज़ों को, इन सब टॉपिक्स को कवर अप करता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो अमेंडमेंट हो चुका है कई बार, आज वाला जो है। ठीक है, अब इसकी कई सारी डेफिनेशन है। सबसे पहले जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की कई डेफिनेशन है वो हमें समझनी जरूरी है, तभी हमें सेल्स ऑफ गुड्स को आगे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सेक्शन 2 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट प्रोवाइड द बेसिक डेफिनेशन विच आर एज अंडर्स। फर्स्ट है बायर कौन होता है।
सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के अंदर द एक्ट डिफाइंस ए बायर एज अ पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय अ गुड्स, जो पर्सन बाय करता है या फिर एग्री होता है कि मैं ये चीज़ बाय करूंगा। सेलर कौन होता है? ए सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल्स, जो चीज़ है सेल करता है या फिर एग्री होता है सेल गुड्स करने में, ठीक है, गुड्स को सेल करने में। द कॉनोटेशन ऑफ द टर्म बायर एंड सेलर इज मच वाइडर हेयर देन वट दे आर नॉर्मली अंडरस्टूड टू मीन। अ बायर इज नॉट ओनली द पर्सन हु बायज गुड बट आल्सो द पर्सन हु एग्रीज टू बाय द गुड्स, ठीक है। बायर सिर्फ वो पर्सन नहीं है जो बाय कर रहा है, जिसने एग्री किया है कि मैं बाय करूंगा, वो भी एक बायर है। लाइकवाइज सेलर इज नॉट जस्ट अ पर्सन हु सेल्स गुड, ही इज आल्सो द वन हु एग्रीज टू सेल द गुड्स, ठीक है। आगे है डिलीवरी। डिलीवरी एज द वॉलेंट्री ट्रांसफर, मतलब ऐच्छिक, मतलब इच्छा से ट्रांसफर ऑफ द राइट ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मान लो आज वो गुड्स मेरे पास है, उसकी पोजेशन मेरे पास है, मैंने अपने उस पोजेशन का अधिकार सामने वाले पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, तो उसे बोलते हैं हम डिलीवरी। द वर्ड वॉलेंट्री एंड राइट ऑफ पोजेशन आर इंपॉर्टेंट इन द डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी। वॉलेंट्री बहुत जरूरी है क्योंकि इच्छा से डिलीवरी, ये नहीं कोई आपको डरा धमका कर आपसे वो डिलीवरी ले गया है। वॉलेंट्री होनी चाहिए, अपनी इच्छा से होनी चाहिए। राइट ऑफ पोजेशन, पोजेशन का अधिकार आपसे उसके पास चला जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास पोजेशन का अधिकार था, आपकी ऑनरशिप थी उसकी, आपने वो ऑनरशिप या राइट ऑफ पोजेशन सामने वाले को ट्रांसफर कर दी। वॉलेंट्री इम्प्लाई दैट गुड्स आर ट्रांसफर विदाउट कोरिजन, बिना कोई डराने धमकाने से, फ्रॉड से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं लिया आपसे वो चीज़, ठीक है। द राइट ऑफ पोजेशन कैन बी ट्रांसफर, द राइट कैन बी मेड इन टू वेज, बाय एक्चुअल ट्रांसफर एंड द कंस्ट्रक्टिव ट्रांसफर। एक्चुअल ट्रांसफर होता है कि मैंने सपोज करो, देखो मैं फ्रिज, मतलब कि सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचती हूँ, सामने वाले बंदे ने मुझे पैसे दिए और मैंने उसके फ्रिज घर पर भेज दिया, तो एक्चुअल डिलीवरी हो गई, तो राइट ऑफ पोजेशन ट्रांसफर हो गया। लेकिन सामने वाले बंदा कहता है कि मेरा घर बन रहा है लेकिन मैं आपको पैसे देके जा रहा हूँ फ्रिज का, भी फ्रिज अपने पास रख लो, मेरी पोजेशन आपके पास है लेकिन जब मेरा घर बन जाएगा तो आप मेरे को ट्रांसफर कर देना, तो वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई कि अभी पोजेशन उस पर्सन के पास ही है, सामने वाले पर्सन को ट्रांसफर नहीं करा, ठीक है। डिलीवरेबल स्टेट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में कहा जा सकता है व्हेन दे आर इन सच स्टेट, जब वो उस स्टेट में होंगे दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ दैम, कि वैन दे आर इन सच, वो इस स्टेट में होंगे, जो बायर है, जो जिसका खरीदार है, वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बायर है, बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ दैम, उनको बायर को बाउंड कर सकते हैं कि ये डिलीवरी तेरे को लेनी है, तो वो डिलीवरेबल स्टेट में होगी वो डिलीवरी। सपोज करो बायर ने बोल दिया ये चीज़ खरीदनी है और उसकी पेमेंट दे गया, तो वो डिलीवरी स्टेट में हो गया। इफ़ द गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट द बायर कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक, अगर वो डिलीवरेबल स्टेट में होंगे, मतलब उसको डिलीवरी के लिए निकाल चुके होंगे, तो बायर रिफ्यूज़ नहीं कर सकता उसकी डिलीवरी लेने से। ए डिलीवरेबल स्टेट इम्प्लाइज दैट अ सेलर डज नॉट हैव एनीथिंग मोर टू डू टू मेक द गुड्स एक्सेप्टेबल टू अ बायर। एक डिलीवरेबल स्टेट वो है यहाँ पर सेलर जो है कुछ भी नहीं कर सकता एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स से, मतलब कि वो बायर से उस गुड की एक्सेप्टेंस जरूर करवाएगा, क्योंकि डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स है वो वापस जो है सेलर के पास नहीं जा सकती। डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल टू गुड्स, जो टाइटल ऑफ गुड्स जो है उसका डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे ये देखिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 द डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल टू गुड्स इंक्लूड अ बिल ऑफ लीडिंग आएगा। बिल ऑफ लीडिंग मतलब कि जहाज से अगर आपने सामान मंगाया है तो उसका बिल ऑफ लीडिंग आपको मिलेगा। वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, जहाँ पर वो गुड्स रखी हुई हैं वेयर हाउस के अंदर, उसका कीपर का सर्टिफिकेट होगा। डॉक वारंट होगा, जहाँ पर मतलब जहाज से डॉक पर जो चीज़ें पहुंची है उसका वारंट होगा आपके पास। वार फिंगर सर्टिफिकेट, जो पर्सन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ें भेजता है उसका सर्टिफिकेट होगा। रेलवे की रिसिप्ट होगी, वारंट होगा। और ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, जो आपने डिलीवरी गुड्स के लिए ऑर्डर दिया था उसका जो आपके पास स्लिप होगी वो। सॉरी अम्मी, हाँ जी, फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए जो सर्टिफिकेट्स थे वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स कहलाएंगे, यानी कि गुड्स का टाइटल इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ होगा। एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज प्रूफ ऑफ द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ द गुड्स, और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो बिजनेस में एज अ प्रूफ ऑफ पोजेशन, भाई इसका पोजेशन इसके पास है प्रूफ के रूप में, या कंट्रोल ऑफ गुड्स किसके पास है, और ऑथराइजिंग और purporting to the
ऑथराइज आइदर बाय एंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी के थ्रू या फिर एंडोर्समेंट के थ्रू, जिसके पास ऑथराइजेशन है उसका कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है तो वो भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स कहलाएंगे। ठीक है, आगे फॉल्ट क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 डिफाइन फॉल्ट एज रॉन्गफुल, कोई भी काम गलती से किया गया और डिफॉल्ट हो गया, काम गलत किया गया, करा ही नहीं गया। ठीक है, डिफॉल्ट। फ्यूचर गुड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, फ्यूचर गुड्स आर गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और अक्वायर्ड बाय द सेलर। भाई गुड्स मैन्युफैक्चर किए गए या प्रोड्यूस किए गए या फिर अक्वायर किए गए सेलर के द्वारा आफ्टर द मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को बनाने के बाद, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के बाद जो सेलर ने या तो गुड्स को मैन्युफैक्चर किया या प्रोड्यूस किया या फिर किसी और पर्सन से एक्वायर किया, उसे बोलते हैं हम फ्यूचर गुड्स। ठीक है, और गुड्स किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकें, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़कर। कोई भी ऐसे क्लेम जो किसी एक्शन पर डिपेंड होते हैं या फिर मनी को छोड़, क्योंकि मनी को भी तो हम इधर से उधर सरका सकते हैं लेकिन मनी गुड्स के अंदर नहीं आती। दैट एंड इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स, growing crops, grass and things attached to or forming a part of land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale। देखो गुड्स के अंदर हर टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, किस किस चीज़ों को छोड़कर, मतलब गुड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं आती। एक तो एक्शनेबल क्लेम नहीं आते, मनी नहीं आती, स्टॉक एंड शेयर्स नहीं आते, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं आती, ग्रास नहीं आती, एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड से रिलेटेड कोई भी चीज गुड्स के अंदर नहीं आती। दिस डेफिनेशन ऑफ गुड्स मेक इट क्लियर दैट द गुड्स इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़कर सारी चीजें गुड्स के अंदर आती हैं। The point to be noted here it is that goods imply not a capacity to procure them। goods के नोट यहाँ पर बात नोट करने की है कि that goods imply not a capacity to procure them, कि goods ऐसी चीज़ें नहीं बनाती कैपेसिटी टू प्रोक्योर देम, कि उनको प्रोक्योर किया सके, उनको लिया सके, बट देयर पोजेशन एंड द कैपेसिटी टू यूज देम बाय द ओनर ऑफ गुड्स, लेकिन उनकी पोजेशन और उनकी कैपेसिटी की उस गुड्स को यूज किया जाए बाय द ओनर ऑफ गुड्स। मनी विच इज़ द प्रिवेलिंग लीगल टेंडर इज नॉट क्लासिफाइड एज गुड्स। मनी को हम गुड्स के रूप में क्लासीफाई नहीं कर सकते बिकॉज इट कैन ओनली बी यूज टू परचेज गुड्स। इसको मनी का यूज सिर्फ गुड्स को परचेज करने में किया जाता है, दैट आर टू बी यूज, जो आगे यूज करी जाएगी। करंट मनी विच इज़ वट इज़ यूज टू परचेज गुड्स, करंट मनी वो है जो हमारे पास है गुड्स परचेज करने के लिए। इज द प्रिवेलिंग लीगल टेंडर टू प्रोक्योर गुड्स, ये एक लीगल टेंडर है गुड्स को प्राप्त करने के लिए, एंड एज सच कैन नॉट बी क्लासिफाइड गुड, इसलिए करंट मनी को गुड्स में ट्रांसफर क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। बट एंशिएंट मनी कॉइन्स एक्सेट्रा आर गुड्स, लेकिन पुराने टाइम की जो मनी है, उनके पुराने टाइम के कॉइन्स हैं, वो उसको हम गुड्स के रूप में बोल सकते हैं बिकॉज दीज आर नो मोर यूज एज करेंसी, उसको करेंसी के रूप में हम यूज नहीं कर सकते, एंड देयर वैल्यू इज मच मोर नाउ देन वट इज इट वाज। लेकिन जैसे जो पुराने कॉइन्स हैं उनकी जो वैल्यू है आज के टाइम में, जो पहले टाइम में वैल्यू थी उससे बहुत ज़्यादा है। गुड्स कैन बी एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कॉन्टीन्यूंट। देखो ये अगर हम यहाँ एंशिएंट मनी की बात करें, मान लो पुराने कॉइन्स हैं, बहुत एंशिएंट हो गए वो, ठीक है, और एंटीक में आ गए, तो आज उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है कि अगर किसी का पुराने कॉइन मिल गए तो उसके लिए कई हज़ारों रुपए देने के तैयार हो जाते हैं। तो वो अभी जो पुराने सिक्के हैं, पुराने कॉइन्स हैं, वो क्या बन गए हैं, अब वो गुड्स बन गए हैं क्योंकि वो बेचे और खरीदे जा रहे हैं, उनकी वैल्यू बन रही है। और गुड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कॉन्टिंजेंट गुड्स। ठीक है, आगे देखो इंसॉल्वेंट कौन होता है? दिवालिया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ए पर्सन इज said टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन ही हैज सीज्ड टू पे हिज डेब्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एक पर्सन को इंसॉल्वेंट या दिवालिया तब कहा जाएगा जब वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के जो भी अपने कर्जे हैं वो नहीं चुका पा रहा और कैन नॉट पे, नहीं पे कर सकता हिज डेब्ट एज दे बिकम ड्यू, जो उसके डेट ड्यू होते जा रहे हैं, जो कर्ज उसका जो ड्यू डेट पे आता जा रहा है वो कर्जे नहीं चुका पा रहा, नहीं चुका सकता, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट, चाहे उसने कमिटमेंट करी है इंसॉल्वेंसी की या फिर नहीं करी। एज पर द लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट ए पर्सन हैज टू कमिट अ ब्लैक एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी। एक पर्सन कमिट करता है ब्लैक एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी बट टू बी
एन इंसॉल्वेंट अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट देयर इज अ नो सच रिक्विजिट्स। लेकिन इंसॉल्वेंट होने के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर देयर इज अ नो कोई रिक्विजिट्स नहीं है, ठीक है, मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो उसकी पहले फॉलो की जाए फिर वो पर्सन इंसॉल्वेंट मतलब माना जाएगा। आगे देखिए, मर्केंटाइल एजेंट। As per Section 2, Subsection 9, a mercantile agent is an agent who, in the customary course of business, as such agent has the authority to sell goods or to consign goods for the purpose of sale. इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर एज सच एजेंट, वो एजेंट है, हैज़ द अथॉरिटी, जिसको अथॉरिटी है गुड्स को सेल करने की, और टू कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल, और गुड्स को किसी दूसरे पर्सन कंसाइनी को भेजने की, कंसाइन करने की गुड्स को, किसके पर्पस के लिए, गुड्स को सेल करने के पर्पस के लिए, और टू बाय गुड्स, और गुड्स को खरीदने के लिए, और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, गुड्स की सिक्योरिटी के लिए मनी को रेज करने के लिए उसके पास सारे ये हक होते हैं, ठीक है। यानी कि एक मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है, जो जिसके पास गुड्स को सेल करने की अथॉरिटी होती है, कंसाइन करने की अथॉरिटी होती है, गुड्स को परचेज करने की अथॉरिटी होती है, और मनी रेज करने की अथॉरिटी होती है। प्राइस क्या होता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स एक्ट डिफाइन प्राइस टू बी द मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स। यानी अगर आप कोई गुड्स सेल करोगे तो उससे रिटर्न में आपको क्या प्रतिफल मिलेगा, उसके रिटर्न में आपको क्या पैसे मिलेंगे, वो होते हैं प्राइस। द प्राइस मैंडेटरी इन टर्म्स ऑफ मनी। प्राइस हमेशा मतलब मैंडेटरी होता है कि उसको टर्म्स ऑफ मनी में होना चाहिए। इफ गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, अगर गुड्स मतलब एक बंदे चावल प्रोड्यूस कर रहा है, एक बंदा गेहूँ प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर वो आपस में ही कहते हैं हम गुड्स एक्सचेंज कर लेते हैं, तू मेरे को चावल दे दे, मैं तेरे को गेहूं दे देता हूं, तो वो प्राइस नहीं कहा जाएगा, उसको हम बार्टर सिस्टम बोलेंगे। वो पहले टाइम में होता था। इट इज़ नॉट डीम्ड टू बी सेल, उसको सेल नहीं बोलेंगे हम अगर एक्सचेंज कर लेंगे गुड्स को। एंड ट्रांजेक्शन इज नॉट कवर्ड बाय द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें हम गुड्स के बदले गुड्स दे रहे हैं तो वो सेल ऑफ गुड्स के अंतर्गत नहीं, एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा, वो बार्टर सिस्टम कहलाया जाएगा। Property, according to section 2 subsection 11, property means a general property in goods and not merely special property. प्रॉपर्टी के अंदर जनरल प्रॉपर्टी आती है इन गुड्स में, एंड नॉट मेयरली स्पेशल, कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं आती। जो गुड्स उसके पास है वो उसकी प्रॉपर्टी है। क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड्स देयर स्टेट एंड कंडीशन। वो किस स्टेट में और किस कंडीशन में है वो क्वालिटी ऑफ गुड्स मानी जाती है। स्पेसिफिक और सर्टेन गुड्स, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम एक हमने ये स्पेशल गुड्स को बोल दिया कि यही वाले गुड्स मेरे को कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे भेजने हैं, वो होते हैं स्पेसिफिक और सर्टेन गुड्स। देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड, मतलब जो एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ द सेल इज मेड। जब सेल हो रही है उस टाइम पे आइडेंटिफाई कर ली कि यही वाली गुड्स चाहिए, और एग्री भी हो गया सामने वाला बंदा, ठीक है जी यही वाली चीज़ आपको भेजूंगा, तो वो क्या जाती है स्पेसिफिक और सर्टेन गुड्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, the provision under the Indian Contract Act 1872 that are not contrary to those of the Sale of the Goods Act are also mandatory in sale transaction. Section 3 के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में थे, दैट आर नॉट कॉन्ट्ररी टू दोज ऑफ द सेल ऑफ द गुड, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत जो प्रॉपर आदे नहीं आए हैं वो भी मैंडेटरी है सेल ट्रांजेक्शन के अंदर, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आज की जो ये वीडियो थी हमारी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की, आपको समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कमोजा मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।